ये कहानी एक पुराने जमाने की है, जब एक गांव में एक मौची रहता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सीने का काम करता और उससे जो कुछ कमाता उससे अपना गुजारा चलाता। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो मुश्किल से अपना पेट भर सकता था, उसलिए उसने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा तक न था। एक दिन उसका दिल खिचड़ी खाने को चाहा। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चनांचा वो बाजार से चावल और कुछ मूंग की दाल खरीद लाया और बड़े शौक से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने उसे एक बड़ी सी थाली में डालकर रख दिया ताकि वो ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है, इस दौरान वो लोगों के सीने हुए जूते वापस कराता है। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं छोड़कर लोगों के जूते वापस करने चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ जंगल से घूमता फिरता उस तरफ निकल आया। उसने मूची का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताजा ताजा खिचड़ी रखी हुई थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा न ताओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लग गया। अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी न कर पाया था कि बदकिस्मती से मूची बाहर से आ गया। मूची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्द घर जाऊं और खिचड़ी खाऊं। इसीलिए वो लोगों के जूते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। जब उसने घर आकर देखा कि गीदड़ मजे से खिचड़ी खा रहा है तो उसने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। उसके बाद मूची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और जी भरकर गीदड़ की पिटाई की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर गीदड़ की पिटाई शुरू कर देता और जब थक जाता तो अपने काम काज में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये मुझे उसी तरह मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल है। गीदड़ यूं नहीं मार खाता जा रहा था और वहां से निकलने की तरकीबें भी सोच रहा था, मगर वो बंधा हुआ था, भाग भी नहीं सकता था, लिहाजा पट पट कर खामोश हो जाता। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह जब मूची अपने काम पर गया तो गीदड़ सोचने लगा कि यही मौका है कि कुछ ना कुछ किया जाए, कोई अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। गीदड़ कुछ देर बैठा सोचता रहा और आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने इर्द-गिर्द चक्कर लगाकर खुद को रस्सी से और भी जकड़ लिया और इस तरह चीखना शुरू कर दिया जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बिल्कुल करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी तो वो भी जोर जोर से चीखने लगे। जंगल में जो गीदड़ बोलने लगे थे, इनमें एक गीदड़ उसका दोस्त था जो खिचड़ी खाकर इस मुसीबत में फंस गया था। जब उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी तो वो ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है और भी जोर से चीखने लगा। जब उसे अंदाजा हुआ कि उसका दोस्त इस गांव में है, वो इसी गांव की तरफ आ गया और ढूंढता ढूंढता आखिर मूची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो उसकी आवाज उसी मूची के घर से आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्यों दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पहुंचे कैसे? रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ की उस कदर पटाई हो चुकी थी कि उसका सारा जिस्म सूज चुका था और इस वजह से वो बहुत मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। जब उसने अपने दोस्त को अपने पास देखा तो उसने अपने दर्द को छिपाने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम तो ऐश कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगलों में मारे मारे फिरते हो। दूसरे गीदड़ ने जब उसे देखा तो वो वाकई मोटा ताजा मालूम हो रहा था। उसने उससे सवाल किया, फिर भी तुम हमें बताओ कि तुम्हें यह कामयाबी कैसे मिली? रस्सियों से बंधे गीदड़ ने बड़ी चालाकी और होशियारी से कहा, मैं तुम्हें यह राज बताने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। वो क्या? जल्दी बताओ, दूसरे गीदड़ ने कहा। वो शर्त यह है कि तुम किसी को हरगिज नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे वादा ले सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर रस्सियों से बंधे गीदड़ ने कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे एक निहायत रहम दिल और नेक आदमी ने पकड़ लिया है। वो मेरी बहुत खातिर तवज्जो करता है और तुम देख नहीं रहे कि उसने कैसे मुझे रस्सियों में जकड़ा हुआ है कि मैं कहीं खुद को छुड़ाकर यहां से चला न जाऊं। फिर उसने अपनी रस्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं किस कदर मोटा ताजा हो गया हूं। वो आदमी मुझे हर रोज हलवा पूरी खुलाता है। दूसरा गीदड़ उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ये मौका मुझे मिल जाए। हिलवा पूरी के नाम से उसके मुंह में पानी आ चुका था। बंधे हुए गीदड़ ने जब देखा कि उसका दोस्त उसके फरेब में आ चुका है
तो वो आहिस्ता से बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं कि तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह पर बांध देता हूं। इस तरह तुम भी 2-3 रोज में मेरी तरह मोटे ताजा हो जाओगे और खूब ऐश करोगे। बाहर से आने वाला गीदड़ बेवकूफ तो बन ही चुका था, इसलिए खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, अच्छा है, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 रोज हलवा पूरी खा लूंगा। लो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देता हूं और तुम मुझे अपनी जगह पर बांध दो। उसके बाद उसने बंधे हुए गीदड़ की रस्सियां खोल दें। बंधे हुए गीदड़ ने खुद को आजाद करके उसे वहां बांध दिया और वहां से चलता बना। इधर जब मूची अपने काम से घर वापस आया तो उसने करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और गीदड़ की पिटाई शुरू कर दी। उसे क्या मालूम था कि ये वही गीदड़ है या कोई और। उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए गीदड़ पर ऐसी लाठियों की बौछार की कि वो चीखता ही रह गया। वो बहुत घबराया कि ये कैसा हिलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। खैर, कुछ देर तक वो खामोशी से पटता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मोची किसी सूरत बस नहीं कर रहा तो उसने मोची से कहा, तुम मुझे उस तरह क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा किया बिगाड़ा है? इधर जब मोची ने गीदड़ को देखा कि वह इंसानों की तरह बातें कर रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि उससे पहले तो ये नहीं बोलता था। उसने दिल में ख्याल किया कि यकीनन ये मुझे पहले बेवकूफ बना रहा था, इसलिए उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और अब शायद ये बहुत ज्यादा मार खा चुका है, इसलिए मुझसे बातें करने लगा है। मौची ने 2-4 डंडे और बरसाए और कहने लगा, जब तक मैं अपनी खचड़ी का बदला पूरा न ले लूं तब तक तुम्हें उसी तरह मारता रहूंगा। बताओ, तुमने मेरी खचड़ी क्यों खाई? गीदड़ बेचारे को अब पता चला कि उसके दोस्त ने मूची की खचड़ी खाई थी और इसीलिए उसने उसे बांध रखा था। उसने मूची से कहा, मैंने तुम्हारी कोई खचड़ी नहीं खाई। फिर उसने बताया कि जब वो यहां आया तो यहां एक गीदड़ रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने उसे बताया कि अगर तुम मेरी जगह बांध जाओ तो हर रोज हलवा पूरी खाने को मिलेगी। लिहाजा उसने उसे यहां से खोल दिया और वो खुद उसकी जगह पर उसे बांध कर यहां से चला गया। अब तुम आए हो तो तुमने आते ही उसकी पटाई शुरू कर दी। गीदड़ की सारी बातें सुनकर मोची बोला, मैं तुम्हारे सब मकर जानता हूं। ये कहकर उसने 2-4 डंडे और गीदड़ की कमर पर जड़ दिए। अब तो गीदड़ और भी घबराया और सोचने लगा कि ये तो मुझे जान से ही मार डालेगा। चुनांचे वो मोची से मनते करते हुए बोला, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। गीदड़ के ये कहने पर मोची का मुना खुला का खुला रह गया। बादशाह की बेटी से मेरी शादी? उसने बड़े ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? कहां मैं गरीब मोची और कहां बादशाह की बेटी? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? इस पर गीदड़ बोला, नहीं, मैं सच में तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची हैरानी से बोला, क्या वाकई? लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। गीदड़ कहने लगा, मैं तुमसे वादा करते हुए कह रहा हूं कि मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। गीदड़ की उस यकीन दहानी के बाद मोची ने उसे आजाद कर दिया। गीदड़ आजाद होने के बाद मोची से कहने लगा, तुम घर में ठहर कर मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा। ये कहकर गीदड़ वहां से रुखसत हो गया। गीदड़ गांव से निकलकर दरिया के किनारे पर पहुंच गया। उसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। दरिया के इस पार एक दूसरे बादशाह की हुकूमत थी, जिसका महल दरिया से कुछ ही फासले पर वाक़ था। उसने खुद को इल्ची बना लिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, अय अजनबी, तो कौन है और यहाँ किस गरज से आया है? जवाब में उसने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का इल्ची हूं। बादशाह ने जब यह सुना तो उसे बड़ी इज्जत से पेश आया और उसे अपने पास बैठने की जगह दी और पूछा, आए इल्ची, कहो कि तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या पैगाम है? इल्ची ने अदब से कहा, आए बादशाह, हमारा बादशाह अभी कनवारा है और उसने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक की बात थी कि इस बादशाह की एक बेटी थी जो जवान थी और बादशाह इसके रिश्ते के लिए परेशान था। वो इसी इंतजार में था कि किसी सल्तनत से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आए।
जब उसने देखा कि रिश्ता खुद ब खुद आ गया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने एलची से कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है, और उसने साथ ही शादी की तारीख भी तय कर दी और इल्ची को बहुत सी कीमती थाइफ देकर रुखसत किया। इल्ची वहां से रुखसत होकर दोबारा दरिया पर आया और वहां पहुंचकर फिर गीदड़ के रूप में आ गया और दरिया पार करके सीधा गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचकर वो सीधा मोची के घर पहुंच गया। इधर मोची भी उसका मुंतजर था। उसे देखते ही खुश होकर बोला, क्या खुशखबरी लाए हो? गीदड़ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हारी शादी की बात तय हो गई है और फलां तारीख को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मोची ने घबरा कर कहा, मगर मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। इस पर गीदड़ ने कहा, तुम फिक्र न करो। गीदड़ ने इतना कहा और मूची को हैरान परेशान छोड़कर वहां से चला गया। हकीकत ये थी कि मूची को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी किसी बादशाह की बेटी से होने वाली है। ये एक अनहोनी बात थी। लेकिन जब उसी तारीख को गीदड़ सुबह सवेरे उसके पास पहुंच गया तो उसे और भी ताज्जुब हुआ। गीदड़ ने उससे कहा, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी बादशाह की बेटी से शादी है। भला मूची को क्या साजो सामान लेना था। वो खामोशी से गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया। गीदड़ उसे अपने साथ लेकर गांव से बाहर इसी दरिया के करीब पहुंच गया। इस वक्त दरिया के किनारे पर एक धोबी कपड़े धोने के लिए आया हुआ था। गीदड़ ने उसे एक सोने की मेहर दी और कहा, तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं उन्हें आसपास के दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने की मेहर मिल चुकी थी। उसे और क्या चाहिए था। उसने वो कपड़े जो वो धोने के लिए गठरी बांध कर लाया था, गीदड़ के कहने के मुताबिक दरिया के पास झाड़ियों और दरख्तों पर फैला दिए। गीदड़ ने जब देखा कि उसने कपड़े फैला दिए हैं तो वो एक रोई बेचने वाले के पास गया और उसे सोने की एक महर देकर बोला, तुम धनी हुई रोई के चंद गटके दरिया के किनारे पर पहुंचा दो। रोई बेचने वाले ने सोने की मेहर लेकर धनी हुई रोई के कुछ गटके दरिया के किनारे पर पहुंचा दिए। जब ये सब कुछ हो चुका तो गीदड़ ने मोची से कहा, जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना। मोची ने कहा, हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद गीदड़ ने मोची को समझाते हुए कहा, मैं दरिया के इस पार जा रहा हूं और तुम मुझे यहां से वहां जाते हुए देखते रहना। जब तुम मुझे देख लो कि मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूं तो तुम धोबी से कहना कि वो अपने सारे कपड़े उतार कर ले जाए जो उसने दरख्तों और झाड़ियों पर फैलाए हैं। उसके बाद तुम धनी हुई रोई के गटके इकट्ठे करके थोड़ी थोड़ी रोई दरिया में डालना शुरू कर देना। बाकी मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा। गीदड़ मोची को यह हिदायत देकर खुद दरिया में तीरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने फिर से इलची का रूप धार लिया और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी के लिए पूरी तैयारियां करके बैठा था और शाही बारात का मुंतजर था। उसने उसी इंतजार में महल की छत पर चढ़कर देखा तो धोबी ने जो कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला रखे थे उन्हें देखकर बादशाह को यूं लगा जैसे बारात ने दरिया के उस पार पड़ाव डाल रखा है और यहां पहुंचने ही वाली है। वो उसी इंतजार में बैठा था। गीदड़ जैसे ही एलची के रूप में बादशाह के महल में पहुंचा, पीछे मोची ने गीदड़ की हदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि वो जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े दरख्तों और झाड़ियों से उतार ले। उसके बाद वो जल्दी जल्दी धनी हुई रोई के बड़े बड़े गाले दरिया में डालने लगा। दरिया में रोई के गाले डूबते तीरते दूर से उस तरह मालूम हो रहे थे जैसे बड़ी बड़ी कश्तियां दरिया में डूब और तैर रही हों। उधर एलची जैसे ही बादशाह के महल में पहुंचा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसे उस तरह रोता पेटता देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और उससे पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ और शहजादी की बारात कहाँ है? इल्ची ने कहा, बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहा था कि जबरदस्त तूफान आ गया। तमाम साजो सामान, अमरा वुज़रा, रिश्तेदार और फौज के आदमी कश्तियों समेत ही डूब गए। और हमारा होने वाला दामाद कहाँ है? क्या वो भी डूब गया? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। इस पर इल्ची ने कहा, बादशाह सलामत, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह ही बच्चे हैं और वो भी तन के कपड़ों के साथ। बादशाह सलामत का तो लिबास भी झरझर हो गया था। एक गरीब आदमी से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए गए हैं, मगर वो इस वक्त कहाँ है? बादशाह ने परेशान होकर पूछा।
हुजूर, इस वक्त वो दरिया के पार अकेले तन्हा बैठे हैं। ये सुनते ही बादशाह ने अपने वुज़रा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन जाएं और पूरी शान और शौकत के साथ हमारे होने वाले दामाद को महल में लाएं। हुक्म की देर थी कि इसी वक्त फौज के सिपाही मोची को लेकर महल में पहुंच गए। इस वक्त तक धोबी अपने सारे कपड़े समेट कर जा चुका था और रोई के बड़े बड़े गाले दरिया में डूब चुके थे। सिर्फ मोची हैरान परेशान दूसरे किनारे पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद मोची को कश्ती के जरिए दरिया पार कराया गया और बड़ी शान और शौकत के साथ बादशाह के महल में पहुंचा दिया गया। जब बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को जिंदा पाया तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उस तरह शहजादी और मोची की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद इलची ने बादशाह से कहा, आलम पनाह, अगर इजाजत दें तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह बोला, जरूर कहो, हमारी तरफ से इजाजत है। इलची ने बड़े आदाब के साथ कहा, आलम पनाह, आपके दामाद का सब कुछ लट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, उमरा, वुज़रा सब डूब गए हैं और अब वो बिल्कुल तन्हा है। पीछे खबर नहीं कि महल पर भी किसी ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि बारात की तबाही की खबर पीछे पहुंच चुकी थी। इसलिए उनका वापस जाना बेकार है। क्यों ना उन्हें यहीं पर रखने के लिए मजबूर किया जाए। इत्तेफाक से बादशाह पहले ही से ऐसा सोच रहा था। बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। इसे इलची की ये बात बहुत पसंद आई। इसने दिल में सोचा कि इस तरह इसकी बेटी भी उसकी निगाहों के सामने रहेगी और उसे सल्तनत में उसका हाथ बटाने वाला भी मिल जाएगा। इसने इलची से कहा, क्या हमारा दामाद इस बात को मान जाएगा? इलची फौरन बोला, हुजूर, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसकी निगाहों के सामने ही रहेगी। चनांचा मोची को वहीं पर एक महल दे दिया गया, जहां मोची शाही शान और शौकत के साथ रहने लगा। चंद रोज तक गीदड़ भी वहीं पर एलची के रूप में उनके साथ रहा। फिर एक रोज मोची से कहने लगा, देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं भी अपने साथियों से जा मिलूं। मोची ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो ना माना और रुखसत होकर एक बार फिर अपने असली रूप में आकर अपने दोस्तों से जा मिला। अगर आपको सर मोराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मोराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।